सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों अपने कक्षा 12 के सिलेबस में विद्युत धारा के चैप्टर में चल रहे हैं। विद्युत धारा के चैप्टर में अपने पहले वाले जो वीडियो था उस वीडियो में अपने अपवहन वेग और धारा में संबंध देखा था, गतिशीलता के बारे में देखा था। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों 1 नंबर में। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ये बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इसमें कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अगर इसमें चालकों का अगर अपने ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से उस चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तेजी से टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, तेजी से बढ़ जाएगी। अगर टक्करों की संख्या तेजी से बढ़ेगी तो जो उसका जो विश्रांति काल है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और विश्रांति काल अगर घटेगा तो अपवहन वेग भी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, Vd इक्वल टू कितना था, अगर परिमाण भी लिखे तो E टो अपॉन में कितना n। अगर टो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अपवहन वेग भी क्या होगा, घटेगा। समझ आ गई होगी मेरी बात। तो इसका आंसर क्या बताया आपने? इसका आंसर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिससे इनका विश्रांति काल घटेगा। अर्थात विश्रांति काल क्या होगा, घटेगा। हम जानते हैं कि Vd इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, अगर परिमाण में लिखी तो E टो अपॉन में कितना n। मैं कह रहा हूं कि टो घटेगा तो Vd किसके समानुपाती हुआ, अर्थात अपने ये बता सकते हैं जो Vd है वो किसके समानुपाती हुआ, टो के। ठीक है, टो के समानुपाती होगा। अगर टो घट रहा है तब अपवहन वेग भी क्या होगा, अपवहन वेग Vd भी घटेगा। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि ताप बढ़ाने पर चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी टक्करों की जो संख्या वो तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो तेजी से बढ़ेंगे तो उसका जो विश्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विश्रांति काल। अगर वो घटेगा, विश्रांति काल घटेगा तो अपने पास में फॉर्मूला क्या कहता है, Vd इक्वल टू E टो अपॉन में m। तो टो घट रहा है तो टो Vd पर निर्भर करता है, तो टो घट रहा है तो अपवहन वेग भी क्या होगा, घटेगा। ये इसका आंसर है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों एक 10th क्लास की देखेंगे हमने ओम का नियम। क्या होता है? ओम का नियम यह है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखते हुए किसी
चालक की भौतिक अवस्थाओं, तो भौतिक अवस्थाओं ब्रैकेट में ताप, लंबाई, दाब आदि। इस चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप, लंबाई, दाब आदि को अपरिवर्तित रखते हुए चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते, उस नियतांक को क्या बोलते हैं, अपने चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, जहां कैपिटल R क्या है बच्चों, नियतांक, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे, चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये इसकी परिभाषा होगी अपने पास में कि ओम के नियम की परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि को अपरिवर्तित रखते हुए चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर भी होता है वो उसमें बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, V समानुपाती I तो V बराबर में RI। R यहाँ पर क्या एक समानुपाती नियतांक है जिसको अपने क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये प्रतिरोध है। दूसरे शब्दों में अपने प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये अपने और देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक मात्रक क्या होगा बच्चों, R इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, V अपॉन में I। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। I का कितना होता है, एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं, अपने ओम। ये ओम का सिंबल होता है ये। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बताएंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम बता देंगे अपने। ठीक है, फिर अपने मात्रक के बाद में इसकी बात करते हैं अपनी विमा। विमा क्या हो, ये जरूरी है, इसमें कई बार विमा पूछ लेते हैं, प्रतिरोध की विमा, डायमेंशन इसकी क्या होगी। विमा निकालने के लिए बच्चों R इक्वल टू V अपॉन में आई है। कल के जो वीडियो था उसमें V की विमा आपने निकाली थी, विभव या विभवांतर। W अपॉन में क्या होता है, Q होता है, यानी यहाँ पर कितने लिखेंगे, W अपॉन में Q, और ये कितना है अपने पास में I। हमारी मेरी बात ये, अब I क्या होती है अपने पास में, आवेश बटा समय। तो ये कितना देगा W, ये कितना आएगा Q। I की जगह क्या रखेंगे, Q बटा में T, तो T ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आएगा, W T अपॉन में कितना, Q स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी विमा बता देंगे अपने, कैसे निकालेंगे W की विमा। कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2, समय की T1 अपॉन में आवेश की विमा कितनी होती है अपने पास में, आवेश की विमा 80 की पावर कितनी, 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने पास में कितनी आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में विमा आएगी M1 आएगा, और कितना आएगा, L2 आएगा, फिर T-1 और ये T2, तो T2 ऊपर चला जाएगा तो T-2 हो जाएगा, तो -2 -1 T-3 और A-2।
ये होती है प्रतिरोध की विमा M1 L2 T-3 A-2। इस प्रकार से अपने इसकी क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। ये प्रतिरोध की विमा है। ये भी कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रतिरोध की विमा ज्ञात कीजिए, मात्रक अपने बता ही दिया। अब आगे देखते हैं अपने, जैसे 1 ओम की परिभाषा पूछ लें। 1 ओम की परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे अपने। 1 ओम, 1 ओम बराबर क्या लिखेंगे, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये परिभाषा बताएंगे। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक के प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। जैसे किस प्रकार से बताए इसकी परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक के प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। ये क्या बताया मैंने इसमें, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक के प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। ये अपने 1 ओम की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने एक टॉपिक और देखते हैं, अपने प्रतिरोधकता। एक इसमें प्रतिरोधकता के बाद में ग्राफ खींचा जाता है इसमें, तो V और I के मध्य का ग्राफ खींचा जाए। ठीक है, ग्राफ सरल रेखा में ग्राफ मिलता है आपको इसमें। V और अगर I के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसा ग्राफ मिलेगा अपने को, एक सीधी रेखा में ग्राफ मिलेगा। ये इसकी जो ढाल है वो क्या बताती है, इसकी प्रवणता में जो ढाल है वो उसका प्रतिरोध होगा। जैसे अपने यहाँ पर बताए कि tan ढाल कितना होता है, ढाल की फॉर्मूला कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू बटे में कितना होता है, आधार। तो यहाँ पर कितना आएगा, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। यानी वक्र की जो ढाल है वो ढाल किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। तो मालूम की मेरी बात ये, तो ये V और I के बीच में अपने ग्राफ बताएंगे। ठीक है, अब इसके आगे का एक टॉपिक और देख लेते हैं अपने प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता रो। ठीक है, प्रतिरोधकता बच्चों ये होती है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती, ठीक है, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखना।
यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है, लंबाई ज़्यादा लेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और मोटा तार है तो मोटे तार का जो मोटा तार है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, परंतु प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और पतला तार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L/A इम्प्लाई समानुपाती चिन्ह को हटा दो, यहाँ पर क्या लगाएंगे, रो L/A, जहाँ रो नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता, इस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका चालक रो जो होता है ना वो बच्चों चालक की विशेषता भी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है और प्रतिरोधकता भी होती है, कि 3 नाम से ध्यान रखना। एक तो चालक की विशेषता, कोमा विशिष्ट प्रतिरोध, कोमा प्रतिरोधकता, ये तीनों एक ही नाम है इसके। तो जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध भी है, चालक की विशेषता भी है और अपने पास में प्रतिरोधकता भी है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं अपने थोड़ा सा और, यदि अपने पास में L = 1 मीटर, A = 1 मीटर स्क्वायर, तब R जो होता है वो रो होगा, ठीक है। अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ये एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को चालक की क्या बोलेंगे, चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोधकता जो बच्चों होती है, प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ के ताप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर। यह ध्यान में रखना, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, न कि उसकी विमाओं पर, ठीक है। ये इसके आगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, किसी चालक की लंबाई दुगुनी क्षेत्रफल को 4 गुना, तब उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, न कि उसकी विमाओं पर निर्भर करती है। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। कल इससे संबंधित अपने क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।